दोस्तों, एक कहानी है एक रमेश नाम के लड़के की जिसकी उम्र अभी 14 साल है। वह एक गांव के अंदर एक छोटे से घर में अपने माता पिता के साथ रहा करता है। उसके पिता के पास थोड़ी बहुत पुश्तैनी ज़मीन है, उस पर खेती करके वो घर का भरण पोषण अच्छी तरह से कर रहे हैं। अब रमेश की उम्र 14 साल है। वह अपनी माँ और अपने पिता के साथ बड़े ही प्यार से उस घर के अंदर रहा करता है। गाँव में खेलने के लिए भी जाया करता है। उसका एक पक्का मित्र है जिसका नाम है मंगेश और वो दोनों एक साथ तो स्कूल जाया करते, एक दूसरे के साथ दिन भर खेला करते। गांव में एक तालाब था और तालाब के पास एक आम का पेड़ था। तो जब मंगेश और रमेश स्कूल से आया करते तो रमेश उस पेड़ पर चढ़ जाया करता और ऊपर से कुछ आम तोड़कर मंगेश को दे दिया करता और उसके बाद उस आम के पेड़ की डाल से सीधा तालाब के अंदर छलांग लगा दिया करता। ऐसे ही उसका बचपन बीत रहा था। धीरे धीरे 2 साल और बीत जाते हैं और 2 साल बाद अचानक से एक दिन रमेश की माँ का देहांत हो जाता है। अब जैसे ही रमेश की माँ का देहांत हुआ था तो उसके बाद रमेश को कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। रमेश जो कि अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार किया करता था, अब वह मायूस सा बदहवास सा इधर उधर घूमा करता। उसे घर में कोई भी अच्छा नहीं लगा करता, ना ही वह अपने पिता से अच्छी तरह से बात किया करता है। उसके पिता अपनी बहन यानी कि रमेश की बुआ को बुला लेते हैं ताकि घर पे थोड़ा बहुत खाने पीने के लिए वो बना सके। अब रमेश के घर में रमेश की बुआ और रमेश के पिता और रमेश रहा करते हैं, लेकिन रमेश जो 16 साल का हो चुका है वो बिल्कुल चुपचाप सा उस घर के अंदर रहा करता है। धीरे धीरे समय बीतता है। रमेश के पिता रमेश को बड़ा ही प्यार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो रमेश है वो बिल्कुल भी अपने पिता की तरफ ध्यान नहीं देता है क्योंकि उसको अपनी माँ का गम था और इसी गम के कारण रमेश बदहवास सा इधर उधर घूमा करता था। अब जो रमेश के पिता है वो सोचते हैं कि कितने दिन तक इस तरह से काम चलेगा, मैं कब तक अपनी बहन को रखूँगा, उसका भी घर है, उसे भी अपने घर को देखना है। तो ऐसा ही सोचकर वे छोटी उम्र में ही रमेश की शादी करवा देते हैं। अब रमेश की शादी हो गई थी। रमेश की पत्नी जिसका नाम था प्रीति, वह घर के अंदर आ चुकी थी, लेकिन जो रमेश है उसका अब भी कहीं पे भी मन नहीं लगता। वह अपनी पत्नी के साथ रहा जरूर करता है, लेकिन उसका मन उस घर से बिल्कुल उठ गया था। उस गाँव की हर चीज़ उसे बुरा लगा करती क्योंकि जिस गाँव में उसकी माँ नहीं, उसे वो गाँव अपना नहीं लग रहा था। अब ऐसे ही जो रमेश है वो जब अपनी ससुराल जाया करता है तो वहाँ पर जो उसकी सास थी वो उसे अपनी माँ की तरह दिखाई दिया करती क्योंकि उसकी सास अक्सर उससे बड़े प्यार से बात किया करती। उसके जो साले थे वो अच्छी तरह से उसकी सेवा पानी किया करते। इधर जो उसकी सास थी वो अपनी बहुओं की बुराई भी रमेश से किया करती थी। यानी कि रमेश को सब कुछ देखकर लगता है कि यही मेरी माँ है और मुझे इसी के पास रहना चाहिए। ऐसा सोचकर जो रमेश है वो एक दिन अपने घर को छोड़कर सीधा अपनी पत्नी के गाँव में रहने लगता है। अब वहाँ पर स्टार्टिंग में जैसे रमेश रहता है तो उसका अच्छे से आदर होता है, उसकी सास भी उसे अच्छी तरह से रखती है, अच्छे अच्छे पकवान खाने को दिए जाते। इधर उसके साले भी उसे हर काम के लिए पूछा करते और घर में एक तरह से उसकी ही चला करती थी। अब इन सभी चीज़ों को देखकर बड़ा ही खुश होता है। तभी जो उसके पिता थे रमेश के, वो परेशान हो जाते हैं क्योंकि अब तो खाना बनाने के लिए कोई घर में है भी नहीं। तो जो रमेश की माँ थी उसकी छोटी बहन थी एक, और छोटी बहन की अभी शादी नहीं हुई थी। तो रमेश के पिता अपनी पत्नी की छोटी बहन से शादी कर लेते हैं और शादी करके उसे घर में ले आते हैं। अब यह बात जैसे रमेश को पता चलती है तो उसे बड़ा ही बुरा लगता है कि पिताजी ने यह क्या किया। उसके बाद वह गांव में जाता है और अपने हिस्से की ज़मीन जो खेत थे उनको बेच देता है। बेचने के बाद उन पैसों को ले जाकर अपनी सास के हाथ में रख देता है। कहता है कि ये लो माँ, ये पैसे हैं, मैंने अपनी ज़मीन को बेच दिया है और उससे ये पैसे आए हैं। अब स्टार्टिंग में तो जो उसकी सास है थोड़ा सा मना करती है, लेकिन फिर भी उन पैसों को वो रख लेती है। तकरीबन 2 लाख रुपए थे। अब इन 2 लाख रुपयों की वजह से रमेश का और भी ज़्यादा आदर होने लगता है। उसको अच्छी तरह से रखा करते, अच्छी अच्छी चीज़ खाने के लिए दिया करते। धीरे धीरे इसी तरह से समय बीतता है। समय बीतने के साथ साथ लगभग 2-3 साल हो जाते हैं और 2-3 साल बाद जो रमेश के ससुराल वाले थे वो उससे काम कराने लगते हैं। इधर जो उसकी पत्नी है वो भी उस पर ज़्यादा गौर नहीं दिया करती। इधर जो उसकी सास जो किसी दिन उससे बार बार बेटा बेटा कहकर बोला करती, अब उसे कई कई दिन हो जाते हैं अपने दामाद से बात किए हुए। जो उसके साले थे उसका कहा माना करते थे वो आजकल रमेश को पूछते भी नहीं है। रमेश अब घर का काम करने लगता है, घर के काम को किया करता और उसी के बदले उसे खाना खाने के लिए मिला करता। धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ रमेश को ससुराल में रहते हुए 5 साल बीत जाते हैं। अब 5 साल से ना तो वो अपने गाँव गया था और ना ही गाँव के किसी व्यक्ति से उसने कॉन्टेक्ट किया था।
अब रमेश ससुराल के अंदर रहा करता है, दिन भर मेहनत किया करता है और दिन भर मेहनत करने के बाद भी उसे कोई खाना देने वाला भी नहीं होता है। जब सभी लोग घर के खाना खा लिया करते हैं तो उसके बाद उसे खाना खाने के लिए मिला करता है। अब रमेश अपनी पुरानी बातों को सोचता है, वह अपने घर के बारे में सोचता है कि मैं उस घर में रहा करता था, कितनी अच्छी तरह से मेरे दिन व्यतीत हो रहे थे, लेकिन यहाँ पे मेरी ज़िंदगी किस तरह की हो गई है। ऐसे ही सोचते हुए उसे शाम हो जाती है, लेकिन अभी तक उसे खाना खाने के लिए पूछने वाला कोई भी नहीं आया था। तभी उसके दोनों साले आते हैं, वह बिना रमेश की तरफ देखे सीधे घर के अंदर चले जाते हैं। उसके बाद उनके बच्चे आते हैं, वो भी घर के अंदर चले जाते हैं। इस दौरान रमेश को 2 बच्चे हो गए थे, एक लड़का एक लड़की, लेकिन वह बच्चे भी अपने पिता को ज़्यादा सम्मान नहीं दिया करते। वह अपनी माँ के चारों तरफ ही घूमा करते। रमेश तो केवल घर का नौकर बनकर रह गया था। अब रमेश इन सभी बातों से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। तभी जब घर के सभी लोग खाना खा लेते हैं, रमेश दिन भर खेतों पर काम करके आया था। वह इस उम्मीद में बैठा हुआ था कि कोई उसे खाने के लिए देगा और अच्छा सा खाना खाने के लिए उसे मिलेगा। अब इसके बाद काफ़ी देर हो गई थी और काफ़ी देर बाद उसकी सास आती है, जिसने एक थाली के अंदर बची कुची दाल को रख रखा था और जो रोटियां थी वो ऐसे टूटी पड़ी थी जैसे किसी ने खाकर छोड़ दी हों। अब जैसे उन रोटियों को देखता है रमेश तो उसका पारा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है और वो उन रोटियों को खाने से मना कर देता है अपनी सास से। कहता है कि मुझे नहीं खाना, दिन भर मेहनत करूँ मैं और उसके बाद भी तुम लोग मुझे ऐसा खाने के लिए देते हो। लेकिन जो रमेश की सास थी वो उसे धमकाते हुए कहती है कि क्या अब तुम ये चाहते हो कि सारा के सारा खाना तुझे ही खिला दे? ऐसा तुमने हमारे लिए क्या कर दिया है? केवल काम ही तो करता है ना, और उस काम के बदले हम तुम्हें खाने के लिए दे रहे हैं, तुम्हारे बच्चों को पाल रहे हैं, तुम्हारी पत्नी को पाल रहे हैं, तो इतना तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। ऐसा कहकर वो जोर जोर से चिल्लाती हुई घर के अंदर चली जाती है। अब इसके बाद रमेश फिर सोच विचार में पड़ जाता है। उसके बाद उनके साले आते हैं और कहते हैं कि आप खाना क्यों नहीं खा रहे? तो रमेश कहता है कि मैं कोई तुम्हारे घर का कुत्ता नहीं हूँ, मेहनत करता हूँ, तो मेहनत का सा तो मुझे मिलना ही चाहिए। तुम कैसा खाना मुझे देते हो? अपनी माँ से उस थाली को देखना जिस थाली में उन्होंने मुझे खाना दिया था। रोटियों के छोटे छोटे टुकड़े जैसे किसी से बच गए हो, वो खाना तुम मेरे लिए लाए थे। दिन भर मैं मेहनत करता हूँ और उसके बदले खाना तुम मुझे इस तरह का देते हो, ऐसा अब नहीं चलेगा। काफी दिन हो गए मुझे तुम्हारी इस तरह की बातों को सहन करते हुए, लेकिन अब मैं एक पल भी सहन नहीं करूंगा। उसके बाद उसके साले उससे कहते हैं कि ऐसा नहीं किया करते, खाना खा लेते हैं और जो तुम्हें मिल रहा है उसको आराम से खा लो। ऐसा तुमने हमारे लिए कौन सा बड़ा काम कर दिया है? 2 लाख रुपए ही तो दिए थे, तुम्हारे बच्चे भी हुए हैं, तुम्हारी पत्नी भी यहाँ पर रहती है और तुम भी खाते हो, तो वो 2 लाख रुपए कब तक चलेंगे? अब उसके बाद रमेश के साले भी उसे खाने के लिए कहते हैं, लेकिन जब रमेश मना करता है तो वो लोग भी चले जाते हैं वहां से। कहते हैं कि ठीक है, तुम्हें खाना है तो खा लो, नहीं खाना तो बेशक से मत खाओ, तुम्हारा खाया हुआ हमारे पेट में नहीं जाएगा। ऐसा कहकर वो भी वहां से चले जाते हैं। लेकिन अभी तक रमेश की पत्नी उसके पास नहीं आई थी। रमेश जो कि अपनी पत्नी की ही राह देख रहा था, तभी जो रमेश है वो बाहर से ही एक चादर लेता है फटी सी, और उसको लेकर घर के पास में ही एक कुआं था, उस कुएं के पास जाकर बिछा देता है और उसके ऊपर लेट जाता है। रात हो गई थी, रात में तारे टिमटिमा रहे थे, तो वह लेटा हुआ आसमान की तरफ देख रहा था और पुरानी बीती यादों को याद कर रहा था। याद कर रहा था अपने दोस्त मंगेश को, जिसके साथ वो आम खाने के लिए जाया करता था और उसी पेड़ से वो तालाब के अंदर छलांग लगा दिया करता था। याद कर रहा था वह अपनी माँ को, जिस माँ ने उसे बड़े ही लाड और प्यार से पाला था, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं रही है। याद कर रहा था वह अपने उस पिता की उन बातों को, जब रमेश की माँ मर गई थी और उसके बाद उसके पिता से कहा करते थे कि बेटा अच्छी तरह से रह, घर को तुझे ही संभालना है। दोस्तों, इन्हीं 5 सालों के दौरान उसके पिता की भी मौत हो गई थी, लेकिन अब उसके 2 भाई और थे जो अभी छोटे छोटे थे और वो उस घर के अंदर उसकी दूसरी माँ के साथ रहा करते थे। अब इसके बाद जो रमेश है वो इन्हीं बातों को सोच रहा था, लेकिन तभी उसे एकदम से आवाज आती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? अब रमेश एकदम से देखता है पलटकर, तो उसकी पत्नी वहां पर खड़ी हुई थी और वह उस पर तंज कसते हुए बोलती है कि ये कोई अच्छी बात थोड़ी ना है जो तुम कर रहे हो। तुम्हें जो खाने के लिए मिल रहा है उसको आराम से खा लिया करो। तुम भला कौन सा बाहर से कमा कर लाते हो जो तुम्हें अच्छा खाने के लिए चाहिए? अब इस बात को देखकर जो रमेश है वो अपनी पत्नी से कहता है कि मैं यहाँ पर केवल इसलिए रुका हूँ ताकि मैं तुमसे पूछ सकूं क्या तुम मेरे साथ चल रही हो या नहीं। उसकी पत्नी इस बात को सुनकर थोड़ी सी हैरान होती है और कहती है कि क्या कह रहे, चल रही हो? मैं यहाँ से भला क्यों जाऊंगी? तो वो कहता है कि मैं इस घर में अब 1 सेकंड भी नहीं रुक सकता, इस घर का पानी भी मुझे नहीं पीना है। जहाँ पर मैं दिन भर मेहनत करता हूँ और वहीं पर मुझे ऐसी रोटियाँ मिलती हैं, तो मैं उस घर में रहना पसंद नहीं करूँगा।
ऐसा कहकर एक बार और रमेश अपनी पत्नी से पूछता है, लेकिन उसकी पत्नी फिर से मना कर देती है। रमेश अब अपनी पत्नी को वहीं पर छोड़कर पैदल पैदल अपने गांव की तरफ चल देता है। रात का सन्नाटा था। रात के सन्नाटे में उसे पता भी नहीं चला कब कब में वो अपने गांव पहुंच गया। गांव जाने में उसे सुबह हो गई थी और सुबह सुबह जैसे ही वो गांव के अंदर पहुंचता है और गांव को देखता है तो देखते ही उसे लगता है कि जैसे ये उसके अपने हो और ये काफ़ी दिनों से उसकी राह देख रहे हो। गाँव में आने के बाद उसके चेहरे पर अलग ही खुशी होती है और वह ऐसे ही घूमते हुए उसी तालाब के पास पहुँच जाता है जहाँ पर वो आम का पेड़ आज भी मौजूद था, जिससे वो बचपन में अपने दोस्त मंगेश के साथ मिलकर आम तोड़ा करता था और उसी पेड़ से डायरेक्ट पानी के अंदर छलांग लगा दिया करता था। वह आम का पेड़ एक बाग के अंदर था और उस बाग की देखभाल वही मंगेश किया करता था जो उसका दोस्त था। अब जो रमेश है उससे रहा नहीं जाता, वह एकदम से लपक कर उस आम के पेड़ पर चढ़ जाता है। वहां पर जाकर आम के पेड़ पे ऊपर बैठ जाता है और ऊपर से आम खाने लगता है। थोड़ी देर बाद उसका दोस्त मंगेश भी वहां पर आ जाता है। तभी वह ऊपर से एक आम को तोड़कर मंगेश के सामने फेंक देता है। अब मंगेश जैसे ही देखता है कि किसी ने आम तोड़ा है इस पेड़ से और उस बाग की रखवाली उसे ही करनी थी, तो वह एकदम से आश्चर्यचकित हो जाता है और आम के पेड़ की तरफ देखने लगता है। तभी जो रमेश है ऊपर से एक और आम तोड़कर फेंक देता है। अब उस टूटे हुए आम को देखकर मंगेश नीचे से उस व्यक्ति पर चिल्लाने लगता है जो उस पेड़ पर चढ़ा हुआ था और वहां से बार बार उनके आमों को तोड़कर फेंक रहा था। वह कहता है कि अरे भाई ऐसा मत करो, तुम्हें जो आम खाना है वो खा लो और पेड़ से नीचे उतर आओ। लेकिन ऊपर जो रमेश बैठा हुआ था वो बार बार आमों को तोड़ तोड़ कर नीचे फेंक रहा था। तभी वह लास्ट वार्निंग देता है, कहता है कि इसके बाद अगर तुमने एक आम भी तोड़ा तो मैं ऊपर आ जाऊंगा और फिर तुम्हें मजा चखा दूंगा। अब इस बात को सुनते ही रमेश को जरा भी देर नहीं लगती, वह फट से एक और आम तोड़ता है और उसे नीचे की तरफ फेंक देता है। तभी जो मंगेश है वो झट से पेड़ के ऊपर चढ़ने लगता है, लेकिन इतनी ही देर में रमेश उसी डाल से, जिस डाल से पहले कभी वो बचपन में छलांग लगा दिया करता था, उसी डाल से तालाब के अंदर छलांग लगा देता है। अब जैसे इन सभी चीजों को मंगेश देखता है तो वो पहचान जाता है कि हो ना हो ये मेरा वही दोस्त रमेश है जो कि अपनी ससुराल में रहा करता है। उसके बाद वह उसे पहचान लेता है और उसे बाहर निकलने के लिए कहता है। रमेश तालाब से बाहर आता है। दोनों दोस्त एक दूसरे के गले मिलते हैं और फूट फूट कर रोते हुए एक दूसरे का हालचाल जानते हैं। मंगेश कहता है कि रमेश यार तू तो वहीं का हो गया, तूने कभी भी अपने गाँव आने की कोशिश नहीं की। तभी रमेश कहता है कि भाई कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ पे अब आ गया हूँ और अब मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जाऊँगा। लेकिन मैं करूँ भी तो क्या करूँ, क्योंकि मैंने अपने हिस्से की ज़मीन पहले ही बेच दी थी। अब तू ऐसा कर, मैं तेरे यहाँ पर कुछ काम कर लूँगा और उस काम के बदले तू मुझे खाना पीने के लिए दे दिया करना। अब इस बात को सुनकर जो मंगेश है वो उसे एकदम से गले लगा लेता है और कहता है कि अरे पागल, ऐसी कोई बात नहीं है, तू मेरे जिगर का टुकड़ा है और तू ऐसे ही मेरे घर में रह लेना। लेकिन मैं तुम्हें बता दूँ, जो तुम्हारी दूसरी माँ है वो भी इतनी बुरी नहीं है। मैं अक्सर तुम्हारे घर जाया करता था तो इसी वजह से मुझे पता है कि वो बहुत ही अच्छी हैं। तू एक बार अपने घर जाकर तो देख। अब इस बात को सुनकर रमेश अपने घर जाने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद वह अपने दोस्त मंगेश को लेकर सीधा अपने घर जाता है। वहां जाते ही उसे उसकी दूसरी माँ मिलती है, जिससे उसके पिता ने दूसरी शादी की थी। पिता की तो मौत हो चुकी थी, लेकिन रमेश के दो भाई और हैं और उनकी माँ उस घर के अंदर रहा करती हैं। जैसे रमेश घर के अंदर जाता है और अपने बारे में बताता है अपनी दूसरी माँ को, तो वह एकदम से उसे गले से लगा लेती है। कहती है कि बेटा, भले ही तू मुझे अपनी माँ मत समझ, लेकिन तू मेरा बेटा है, क्योंकि तेरी माँ भी मेरी बहन ही थी। अब इन बातों को सुनकर रमेश की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। तभी उसकी सौतेली माँ उससे कहती है कि बेटा, तेरी पत्नी और तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं, वो दिखाई नहीं दे रहे। तभी रमेश अपनी पूरी कहानी अपनी सौतेली माँ को बताता है। अब जैसे उसकी सौतेली माँ उसकी पूरी कहानी को सुनती है तो वो भी भावुक हो जाती है, फूट फूट कर रोने लगती है और सोचती है कि मेरे बेटे को क्या क्या झेलना पड़ा है। क्योंकि दोस्तों, रमेश की सौतेली माँ बड़ी ही अच्छी थी और वो अपने बच्चों का भरण पोषण अकेले ही कर रही थी। इधर जो उसका दोस्त था मंगेश, वो भी इन बातों को सुनकर फूट फूट कर रोने लगता है, क्योंकि उसने भी अभी सुना था कि उसके दोस्त को इन पिछले सालों में क्या क्या झेलना पड़ा है। इसके बाद जो रमेश है वो अपनी सौतेली माँ के पैर छूता है और कहता है कि माँ, अब तुम्हें कैसी भी परेशानी लेने की जरूरत नहीं है। इसके बाद रमेश उस घर का कार्यभार संभालता है। जो खेती बची हुई थी, यानी कि अपने हिस्से की जमीन तो उसने बेच दी थी, लेकिन जो और जमीन बच गई थी उस जमीन पर अच्छी तरह से खेती करता है और खेती करके उस परिवार को अच्छी तरह से चलाने लगता है। धीरे धीरे समय बीतता है। तभी एक दिन उसे खबर मिलती है कि उसकी पत्नी ने किसी और व्यक्ति से शादी कर ली है। यह बात जैसे ही रमेश की सौतेली माँ को
को पता चलती है तो वो कहती है कि बेटा उसने ये क्या कर लिया, हम ऐसा करेंगे, हम कोर्ट जाएंगे क्योंकि तेरी शादी हुई है और बिना तुझे तलाक दिए दूसरे आदमी से शादी कैसे कर सकती है। उसके बाद रमेश अपनी माँ को समझाता है, कहता है कि माँ कोई बात नहीं, अगर इसने ऐसा कर लिया है तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं तो ये सोच रहा था कि कहीं किसी दिन आकर मेरे गले ना पड़ जाए और कहने लगे कि मैं भी तेरे साथ रहूंगी। अब रमेश उसी घर के अंदर रहा करता और अपने गांव में बड़ी इज्जत की रोटियां खाया करता है। यहाँ पर वो अपनी जगह पर था और अपनी जगह पर ही इंसान अच्छी तरह से रह सकता है दोस्तों। अब उसने गलत फैसला किया था कि वह अपनी ससुराल में रहेगा, उस गलत फैसले की वजह से उसे बहुत कुछ झेलना पड़ा। दोस्तों ये थी आज की कहानी, जहां पर एक लड़का अपनी ससुराल में चला गया अपनी मां के वियोग में, लेकिन वहां पर जो उसके साथ हुआ उसे वो सहन नहीं कर पाया। आप क्या कहना चाहते हो इस कहानी के बारे में? आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। बाकी इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ शिक्षा ले सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। जैसे कि इस कहानी में जो इस लड़के ने किया वैसा इसको नहीं करना चाहिए था, इसको अपनी जगह पर ही बने रहना चाहिए था, बाकी पत्नी के गांव में जाकर नहीं रहना चाहिए था। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।